हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मिशन प्रेरणा, जिसके अंतर्गत हम लोगों को जो 3 मॉड्यूल दिए गए, शिक्षण संग्रह, ध्यानाकर्षण और आधारशिला। उनमें से आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह तीनों से हम प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं और उनका इसमें 12वां ये पार्ट है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित इसमें 30 प्रश्नों को शामिल किया है, तो आप ज़रूर देखें। और साथ ही पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिनका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से संबंधित हम ऑलरेडी 30 प्रश्न बना चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ पर सभी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगी और वहाँ से आप जो भी आपके लिए आवश्यक हो उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लर्निंग आउटकम को और क्या नाम से जाना जाता है? तो जो लर्निंग आउटकम है उसको अधिगम परिणाम, सीखने के प्रतिफल और अपेक्षित दक्षताएं, इन सभी नामों से जाना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो लर्निंग आउटकम आधारित लक्ष्य है। तो जो लर्निंग आउटकम है वो परिणाम आधारित लक्ष्य है, यानी कि इसके लिए जो लर्निंग आउटकम के लिए दक्षताएं दी गई हैं तो उनको जब प्राप्त कर लेगा बच्चा तो तब माना जाएगा कि बच्चे लर्निंग आउटकम को उसने प्राप्त कर लिया, यानी कि ये परिणाम आधारित दक्षता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है दक्षता, जिसे परिणाम कहते हैं, जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होती हैं, कहलाती हैं। तो इसी को हम कहते हैं लर्निंग आउटकम। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जिनमें बच्चे क्या करते हैं, विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति कर लेते हैं। जो विषयगत दक्षताएं दी जाती हैं जो कि प्रेरणा सूची में दी गई हैं, जिसे आप समझ सकते हैं जो प्रेरणा सूची है उसमें दक्षताएं दी गई हैं और प्रेरणा तालिका है उसमें भी दक्षताओं सहित बच्चों के नाम लिखते हैं। तो जो वो दक्षताएं होती हैं उन्हें प्राप्त कर लेता है तो तब माना जाता है कि बच्चे लर्निंग आउटकम को प्राप्त। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप की चर्चा निम्न में से किस मॉड्यूल में है? तो लर्निंग गैप की चर्चा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में की गई है। अब बात है यहाँ पे लर्निंग गैप की। लर्निंग गैप यानी कि लर्निंग अंतर, तो वो क्या है उसको समझ लेते हैं। मान के चलिएगा कोई बच्चा है और वो कक्षा 4 में पढ़ रहा है, तो ये आवश्यक है कि उसे कक्षा 4 तक की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन यदि उसकी वास्तविकता आप देखें तो वो कक्षा 2 के बराबर ही जानता है, जबकि उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए कक्षा 4 के बराबर, लेकिन उसको कक्षा 2 के बराबर नॉलेज है। तो ये जो लर्निंग गैप है आपका कक्षा 2 से और 4 के बीच का, इसी को कहते हैं लर्निंग गैप। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्यापन कर रहे अध्यापकों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। तो ये विकल्प क्या है, सही है। तो कथन सत्य है, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको समझते हैं। लर्निंग गैप पता लगाने का सही समय क्या है? तो देखो, लर्निंग गैप का पता लगाने के लिए जो हम लोग सत्र के प्रारंभ में एक पूर्व परीक्षा का आयोजन करते हैं, एक प्रश्न पत्र बनाते हैं जिसमें हर कक्षा के संबंधित प्रश्न होता है। और ऐसा लर्निंग जैसे कक्षा 3 के लिए बनाना है तो उसमें कक्षा 2 का भी प्रश्न होगा, कक्षा 1 का भी प्रश्न होगा और कक्षा 3 के लिए भी प्रश्न होगा। तो जो सत्र के आरंभ में ये काम हम लोग कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, लर्निंग गैप का आशय क्या है? तो लर्निंग गैप का जो यदि हम कहें, अपनी भाषा हमने आपको ऊपर प्रश्न में समझाया है, लेकिन यहाँ पर अगर समझें तो अपेक्षित अधिगम स्तर और वास्तविक अधिगम स्तर के अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है, सीखने के स्तर का आकलन जरूरी है। जो सीखने का स्तर है उसका आकलन जरूरी है, मतलब अधिगम स्तर में अंतर, यानी कि उसी को कहते हैं लर्निंग गैप। के जानने हेतु जो आकलन होता है सीखने के स्तर का, वो लर्निंग गैप का पता लगाने के लिए ही किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट है, आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है। क्या प्रश्न है?
आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है। तो मैंने अभी बताया था आकलन प्रपत्र आरंभिक परीक्षण के लिए जब सत्र प्रारंभ होता है तब इसको बनाना आवश्यक है। आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम वर्ष कार्य क्या होगा? तो आकलन प्रपत्र का निर्माण जो प्रारंभ में होगा वो प्रथम कार्य जो फर्स्ट कार्य होगा वो होगा आकलन प्रपत्र का निर्माण। अब चलते हैं नेक्स्ट, आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो जो आरंभिक परीक्षण होता है उसमें वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होते हैं और आत्मनिष्ठ टाइप के प्रश्न होते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर हम बात करें तो 10 और 5 के क्रम में होता है, यानी कि 10 वस्तुनिष्ठ होते हैं और 5 आत्मनिष्ठ होते हैं। वहीं पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए अगर हम बात करें तो 20 और 5 के क्रम में होता है, यानी कि यहाँ पे 20 जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं और 5 आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको समझते हैं। आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तथा तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये बहुत ही आवश्यक है। यदि आपने ध्यानाकर्षण पुस्तिका को ध्यान से पढ़ा है तो आप ये बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, 20% ज्ञानात्मक प्रश्न, 50% बोधात्मक प्रश्न और उसके बाद में अनुप्रयोगात्मक की बात करें तो 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% जो है तर्कात्मक होने चाहिए। तो इसलिए इस एवज में पहला प्रश्न का उत्तर सही है, पहला विकल्प इसका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कक्षा 3 के आकलन प्रपत्र में क्रमशः कुल कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? तो वस्तुनिष्ठ होंगे 10 और आत्मनिष्ठ होंगे 5। ये ऑब्जेक्टिव होंगे, ये सब्जेक्टिव होंगे। ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए एक ही क्रम चलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आरंभिक परीक्षण के पूर्व में वर्षवार परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि जो 20 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और जो 5 प्रश्न होंगे वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे। ये कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का विवरण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न में है आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न कितने अंक का निर्धारित है? आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न 3 अंकों का निर्धारित है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आकलन के पश्चात कुल कितने समूह में बांटा जाएगा? तो 3 समूह बनाए जाएंगे, ए, बी और सी। 3 समूहों में बांटा जाएगा। उसी आधार पर अंकों के आधार पर जो आकलन परीक्षा आप करवाएंगे उसके अंकों के आधार पर इन्हें बांटना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन शिक्षण के दौरान सतत रूप से कैसे करते हैं? तो सतत रूप से की बात करें तो प्रतिदिन बच्चे का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। आधारभूत आकलन के पश्चात एक शिक्षक को छात्रों के साथ कार्य करने के पूर्व क्या जानना तथा करना अत्यंत आवश्यक है? तो इसके लिए अधिगम स्तर की सूची, समूह निर्धारण और समय सारणी जो है टाइम टेबल उसका निर्माण। तो उपरोक्त इसका सभी वाला उत्तर सही है। नेक्स्ट है आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो आकलन का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है शिक्षण विधि में बदलाव और सुधार की संभावना। आकलन के दौरान तेजी से सीखने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? तो ये संवर्धन प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आरंभिक आकलन प्रपत्र में शामिल विषय किस कक्षा स्तर में दक्षताओं को समाहित करेंगे? तो आरंभिक आकलन प्रपत्र में जो समाहित करेंगे वो वर्तमान कक्षा के पीछे के सभी कक्षाओं से समाहित करेंगे। यानी कि यदि आप कक्षा 5 का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं तो उसके लिए 1 का भी शामिल होना चाहिए प्रश्न, 2 का भी होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए और 4 का भी प्रश्न शामिल होने चाहिए। 4 कक्षाओं के 5 के लिए, यदि 4 के लिए बना रहे हैं तो 3 कक्षाओं के शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है यदि आकलन परीक्षण में कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 1 या 2 के स्तर का ज्ञान रखते हैं तो उन्हें क्या करोगे आप? तो कक्षा 5 में ही रखेंगे, लेकिन जो फाउंडेशन वो इसके लिए ध्यानाकर्षण शिविर चलाया जाएगा उसमें उनको बच्चों को ध्यान रख करके उन्हें ऊपर लाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं? तो आकलन के पश्चात प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में 3 समूह A, B, C के रूप में बनाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आरंभिक परीक्षण में कक्षा 6 से 8 में समूह बी के प्राप्तांकों को समूह में निम्न में से कौन सा है। तो कक्षा 6 से 8 में मतलब उच्च प्राथमिक का बच्चा है तो उसमें उसके बी समूह के लिए कितने अंकों का निर्धारण किया गया है। तो देखो 3 समूह कक्षा बी और सी 3 समूह बनाते हैं 6 से 8 के लिए, और 1 से 5 के लिए भी 3 समूह बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, 6 से 8 के लिए थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो टॉप सी से शुरू करते हैं ये आसानी से 25 या कम, 25 या कम बच्चे अगर हैं, 25 या 25 से कम नंबर आते हैं तो सी में, और 26 से लेकर 34 तक नंबर आते हैं तो बी में, और 35 से ऊपर वाले बच्चे ए ग्रेड में रखेंगे। तो ये इसका क्रम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस प्रकार के समूह का निर्माण उचित समूह निर्माण होगा। तो ये जो है वो है प्रत्येक समूह में सभी स्तर के छात्र हों। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर में समूह निर्धारण से संबंधित कथन सत्य है। तो प्रारंभिक स्तर में जो समूह निर्धारण की अगर बात की गई है तो ए बी सी में हम ए बी और सी 3 होंगे। सी से चलते हैं तो 15 या उससे कम, उसके बाद में 16 से लेकर 20 अंक तक, और 21 से लेकर ऊपर 45 अंक तक, इस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है उसकी बात यदि हम करें तो ये एफ वाला इसमें सही है विकल्प, यानी कि 16 से 20 अंक तक के बी में रखे जाएंगे। ये प्राथमिक स्तर पर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है समूह 2 में यानी कि समूह बी में किस कक्षा के अधिगम स्तर वाले बच्चे इस समूह के बच्चों के साथ चिन्हांकित लर्निंग आउटकम पर कार्य करेंगे। तो ये है समूह 2 में 4 और 5 के। इसके बाद बात करते हैं शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में क्या होना आवश्यक है। तो शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में अधिगम स्तर सूची, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम सूची और समय सारणी का होना अति आवश्यक है। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है वो ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि कितने दिनों की होती है। तो ध्यानाकर्षण शिविर की जो अवधि है वो 50 दिनों की होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।